हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, ऊष्मा और ताप के बारे में। कैसे ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होती है, किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हीट ट्रांसफर करती है, कैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है, कैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जाता है, क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसे कहते हैं लेटेंट हीट। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, माय नेम इज नवीन नौटियाल एंड वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन विद फुल कंटेंट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे अपने सेशन में, सबसे पहले जानेंगे हीट के बारे में। एक्चुअल में हीट क्या है, क्या चीज़ है, इसकी क्या यूनिट है, कैसे कैसे हीट को मेजर किया जाता है। फिर साथ ही साथ जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि बच्चा जब तक हमें टेम्परेचर की नॉलेज नहीं होगी, तापमान के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा, हम हीट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों को एक साथ सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा। और साथ ही साथ हम इनके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हीट के बारे में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, तो कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। हीट की यूनिट क्या होती जाती है, जूल। और हमें यह भी पता है कि वर्क की यूनिट भी जूल होती है। वर्क की यूनिट भी क्या हो जाती है, जूल होती है। अगर दोनों की यूनिट सेम है तो फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है ना। तो बच्चा जो वर्क हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे मैकेनिकल फिजिक्स में, है ना। कहाँ पढ़ते थे, मैकेनिकल फिजिक्स में। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम बोलेंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा तब हम कहेंगे इस फोर्स ने क्या किया, काम किया। ये तो हुई हमारी मैकेनिक्स वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे फोर्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ फोर्स की जगह कोई और चीज है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पे वो काम करता है टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे क्या काम करेगा वो, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है कि जब बॉडी हमारी कोल्ड रहेगी तो उसके जो पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे, काफी क्लोज होंगे, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, कोल्ड बॉडी के एटम क्या है, काफी नजदीक हैं, काफी क्लोज है। जैसे बॉडी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है तो उसके पार्टिकल को क्या मिलने लग जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिलने लग जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा मिलने लग जाती है। क्या मिलने लग जाती है, गतिज ऊर्जा उसे मिलने लग जाती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल के पास गतिज ऊर्जा आएगी, पार्टिकल क्या जाएगा, दूर दूर जाएगा, और ज्यादा हॉट गतिज ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, तो धीरे धीरे उसका क्या, पार्टिकल और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इट मीन्स कि जब भी बॉडी गर्म होगी उसके एटम के पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये चीज आप क्लियर कर लें इस चीज को, क्या चीज आएगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि उसके पास क्या आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, जब भी हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी तो इट मीन्स वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन, तापांतर होगा वहां पे, ताप का अंतर जिसे बोलते हैं तापांतर, जिसे क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। सपोज करो ये कोई बॉडी है हमारे पास, है ना, ये कोई बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है ना। अब ये बॉडी क्या, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने देखा कि जब यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है तो जब भी हम इन दो बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर फ्लो होगा, एटम इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। यही है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसी को बोला गया हीट। कि जब हॉट बॉडी के संपर्क में कोल्ड बॉडी को लाया जाएगा तो हॉट बॉडी क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, किसके माध्यम से, टेम्परेचर डिफरेंस के माध्यम से। तब जाके दूसरी बॉडी क्या होगी, गर्म होगी। ये चीज आप डेली लाइफ में भी रियलाइज कर सकते हैं। सपोज करो आप गर्मियों के दिनों में सुबह उठ के आपने एक पानी की बाल्टी बाहर रखी, आप देखते हैं कि 2-3 घंटे बाद पानी को क्या, आप गर्म महसूस होने लग जाता पानी,
यानी कि पानी का टेम्परेचर क्या हो गया, रेज हो गया है। कभी कभी आप करेंगे कि शाम को आप क्या करो, गर्म बाल्टी की बाहर रख दो, सुबह आप उसे चेक करेंगे तो आपको कोल्डनेस फील होगी, यानी कि उस समय टेम्परेचर क्या हो गया, पानी का डाउन हो गया। तो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उसी को बोला गया हीट। क्लियर हुई बात। अब हम समझते हैं कि यूनिट ऑफ हीट है क्या। यूनिट ऑफ हीट को सबसे पहले बोला गया जूल से इसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कि हीट का यूनिट क्या है, जूल, जिसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो इस तरीके से, और नोटेशन के तौर पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जे लिखेंगे। एक दूसरा बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू, याद रखेंगे, 4.2 जूल। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करेंगे कि 1 कैलोरी में लगभग लगभग 4.2 जूल होते हैं। क्लियर हुई बात। यहां से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 1/4 कैलोरी, है ना, कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 4.2 कैलोरी हमारा हो जाता है, 1/4.2 कैलोरी। तो जब भी हम जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो हमें 4.2 से क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारा जो टेम्परेचर स्केल है ना, हमने बात करी थी कि हीट को समझने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेम्परेचर था क्या कि कोई बॉडी हॉट है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में जिससे हमें पता लगता है उसी को बोला गया टेम्परेचर, है ना। कभी कभी आपको बुखार आ जाता होगा तो आप मेजर करते हैं, आप क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तापमान ज़्यादा है तो आप कहेंगे आपको बुखार है, तापमान कम है तो आप कहेंगे आप नॉर्मल है। तो उसका मतलब क्या, हॉटनेस हुई कि गर्माहट कितनी है। कोल्डनेस का मतलब आपने देखा होगा कि आप सर्दियों के सीजन में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो जल्द आप क्या मेजर कर रहे हैं उस समय, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। टेम्परेचर के रेफरेंस पे ही आप बता पा रहे हैं कि आपका समर सीजन आ गया है ना, आपका विंटर सीजन आ गया है। ये कब पता लगता है आपको, जब आपको टेम्परेचर पता लगता है। कभी कभी आप मोबाइल के ऐप की मदद से देख लेते हैं आज दिन का टेम्परेचर कितना रहेगा, आने वाले दिनों का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो ये सब चीजें क्या बता रही है कि यार गर्मी कितनी हो सकती है, ठंड कितनी हो सकती है, इसी को बोला गया टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए हैं, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से स्केल को यूज किया है, जगह के हिसाब से स्केल को बनाया गया है। तो जनरली स्केल को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमारे क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो क्या याद रखा गया है, आइस पॉइंट। एक पॉइंट क्या रखा गया, आइस पॉइंट, जिसे बोला जाता है हिमांक बिंदु। क्या बोला जाता है, हिमांक बिंदु, है ना, जिसे क्या बोला जाता है, हिमांक बिंदु बोला जाता है। दूसरा एक रखा गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या स्टैंडर्ड रखा गया, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा रखा गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो सेल्सियस में रखा गया वो आइस पॉइंट को रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारी बर्फ है इससे ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा तो पिघलनी शुरू हो जाएगी। और स्टीम पॉइंट को रखा गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो वाटर है वो 100 डिग्री पे क्या अपने आप को भाप में बदलने लग जाएगा। यानी कि इसमें जो डिवीजन बनाए गए कितने बनाए गए, 100 डिवीजन बनाए गए। सेकंड आप देखेंगे जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें जो आइस पॉइंट को रखा गया वो रखा गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कितना रखा गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रखा गया वो रखा गया 212 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। यानी कि इसमें जो टोटल इस नंबर ऑफ स्केल मिले वो मिले 180। थर्ड पे एक जो र्यूमर स्केल है, ज़्यादा तौर पर ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप देख लीजिए 0 डिग्री र्यूमर स्केल जो आइस पॉइंट है और 80 डिग्री र्यूमर स्केल जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 80 थे। एक जो हमसे पूछा जाता बार बार वो पूछा जाता केल्विन स्केल, हमसे पूछा जाता केल्विन स्केल, जिसमें जो मिनिमम जो रखा गया उसमें 273 हिमांक बिंदु रखा गया और 373 रखा गया आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसमें भी कितने स्केल डिवीजन होंगे, 100 डिवीजन होंगे। एक हमारा हो जाता रैंकाइन।
तो रैंकाइन में जो रखा गया 460 डिग्री रैंकाइन रखा गया आइस पॉइंट को, और 672 रैंकाइन रखा गया बॉइलिंग पॉइंट को, यानी इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है 212, सबसे ज़्यादा डिवीजन इसमें है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हम पढ़ेंगे सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक हम पढ़ेंगे आइडियल केल्विन स्केल। इन्हीं तीन से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि इनको कन्वर्जन के लिए एक जो आपको फॉर्मूला याद रखना हो, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना। लिखा है k माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू c अपॉन 100 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू r अपॉन 180। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं k माइनस 273 अपॉन, अब आप देखेंगे अगर आप काटना चाहेंगे इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 2 5 या क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा c अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा f माइनस 32 अपॉन 9, और ये कितना हो जाएगा r अपॉन 4। तो आप इसे दूसरे तौर पे ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको बहुत एग्जामिनेशन में दिख जाएगा, जो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि बताइए 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब आप देखेंगे कि जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगर आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को विद इन 30 या 40 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, हमें डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना, फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, c अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। तो आप c की जगह क्या रख देंगे 40 डिग्री रख देंगे इस तरीके से अपॉन 5। आपको क्या निकालना, फ़ारेनहाइट में निकालना, तो f माइनस 32 अपॉन 9। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, और 9 8 से कितना हो जाता है 72 प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा आपका, क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे केल्विन में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर बताइए जो पॉसिबल है। तो बच्चा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो पॉसिबल है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे नोट करेंगे इस पॉइंट को कि जो मिनिमम जो टेम्परेचर पॉसिबल है वो है माइनस 273 इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा क्या है पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो टेम्परेचर बताइए जहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, तो वो टेम्परेचर होता है माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ऐसे भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। होता क्या है एनडी और सीडीएस में जो ये क्वेश्चन है ये सीधे कैसे आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं ना। इसमें ना तो ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, बस आपको पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे ये अगर आपको किसी को ये फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता वो, यहाँ से टेम्परेचर से लेके, है ना। ऐसे हम आपके बीच में क्वेश्चन लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे। आपको बस मोटिवेट करते रहना है, चैनल को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हीट के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। अब जान लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन आप टेम्परेचर से भी मान सकते हैं, है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का भी मान सकते हैं। तो अगर आप इसको दोनों में लेते हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर है, ये तो जनरली वन लाइनर क्वेश्चन है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। उससे नीचे अगर जाएंगे तब भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। उससे ऊपर जाएंगे तब भी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब उससे नीचे जब जाते हैं 0 डिग्री तक जाते हैं तो ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है ना, कि ये रूल के हिसाब से नहीं है, एक्चुअल में वाटर ऐसा ही बिहेवियर प्रैक्टिकली दिखाता है। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, और वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम में अगर बोलेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 2021 एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। हमने अभी अभी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो -273 सेंटीग्रेड हो सकता है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि संभवतः जो तापमान हो सकता है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि एक फ़ारेनहाइट तापक्रम पर दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। हमने बोला था कि दोनों को अगर सेम रीड किया जाएगा तो किस पे दोनों सेम रीड करेंगे, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, दोनों एक समान हो जाएंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, है ना, आपको बस क्या करना है, ये अपने नोट पॉइंट में चीज़ें लिख देनी है ना। आप एक कलेक्शन बनाएंगे पेपर्स का, नोट्स का एक अच्छे से कलेक्शन बनाएं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसे आप अच्छे से नोट करें। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, है ना, कि एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट है क्या। सपोज करो ये कोई बाउल है ना, आप ये बाउल ले लीजिए, इस पे पानी भरा हुआ है ना, वटेवर कुछ अमाउंट होगी पानी की। अब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया गया है कि अगर ये 1 kg वाटर है, अगर ये कितना kg वाटर है, अगर ये 1 kg वाटर है, तो बोला गया कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई, फिर से बोलते रहे कि 1 kg या 1 ग्राम, अगर टेक्निकल बात करें तो बोलेंगे यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें जितनी एनर्जी खर्च हुई उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर हुई बात। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन और रिलीज्ड बाय दैट सब्सटेंस टू रेज और फॉल इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें इस पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है टेम्परेचर, तो जितनी एनर्जी इससे ले ली जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ से हीट को लेंगे तभी इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। नहीं तो इसका टेम्परेचर, अगर आप हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हीट के देने पे टेम्परेचर रेज करता है और हीट को निकालने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन होने लग जाता है। तो यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर या बढ़ाएं या घटाएं, उसमें जो एनर्जी या तो रिलीज हो सकती है या गेन हो सकती है, उसी को बोला गया है स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुई बात। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो बोला गया कि जो हीट है, जो हम हीट निकाल रहे हैं या दे रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी मास के, जो आपका ये वाटर का मास होगा या किसी सब्सटेंस का मास होगा। यानी कि जितना ज़्यादा क्या होगा, मास होगा, उतने ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो ये हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस के, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट की ज़रूरत क्या पड़ेगी, उतनी ज़्यादा पड़ेगी। अब जब इन दोनों को हम समराइज करेंगे तो एक कांस्टेंट निकल के आया जो होगा एस एम डेल टी। एस एम डेल टी, यहां पे जो एस है ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। ये एस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट। इसको अगर ऐसा लिखें कि एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। इस स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही कम क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी।
यानी कि जितनी ज़्यादा क्या होगी टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी कम क्या होगी स्पेसिफिक हीट होगी। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं अब कि S इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि आइसो जो थर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब हुआ समतापीय प्रक्रम। जो समतापीय प्रक्रम है इसका मतलब हुआ टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी बच्चा वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। आप ये याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी जीरो, और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरा आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब हुआ रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम है ना। इसमें हीट ना तो दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं, यानी कि इसमें ये क्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना। रुद्धोष्म एडियाबेटिक में क्या ना तो हम बाहर से हीट दे सकते हैं ना ही हम अंदर से बाहर हीट ला सकते हैं, तो उसमें डेल क्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एस बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी कि फॉर एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी जीरो, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि वाटर के लिए, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी SH। वाटर के लिए बच्चा स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, तो जो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप याद रखेंगे इस वैल्यू को कि वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इसको कैलोरी में बोल दिया जाएगा। तो कैलोरी में जब इसे चेंज करेंगे तो हम कितने से डिवाइड करेंगे 4.2 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4200 कैलोरी डिवाइडेड बाई 4.2 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितने टाइम्स जाएगा 1000 टाइम्स चला जाएगा। तो 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। आप इसे लिख सकते हैं CAL। दूसरा अगर हम ग्राम में से कन्वर्ट करना चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसे लिखेंगे 1000 कैलोरी, और 1 केजी में कितने ग्राम होती हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको तीनों चीजों में यहाँ पे आंसर मिल गया कि वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी वो होगी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको कैलोरी में पूछा गया तो 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ग्राम में पूछा गया तो आप बोलेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुई बात। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा कि 1 किग्रा पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, है ना। अगर हमें पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कितनी चाहिए, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही लगाएंगे। हमें क्या निकाला गया Q निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q। हमें निकालना बच्चा Q, तो Q बराबर क्या होता है MS डेल्टा T। देखो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके पास समय दिया गया 30 सेकेंड। किसी बच्चे को अगर थोड़ा फ्रेश होना है तो आपके लिए भी समय दे दिया जाएगा 1 मिनट का समय आपके लिए। तब तक आप फ्रेश हो सकते हैं, अपने मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। किसी को कहीं से मैसेज आ रहे होंगे अर्जेंटली, हम सेशन को दोबारा शुरू करेंगे 1 मिनट के बाद। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
ms डेल्टा टी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछा गया एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। हमें मास आपको दे रखा 1 केजी, हमें मास दे रखा है, तो हम क्या मास रखेंगे 1 केजी यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट हमें देगी पानी की, हमें पता है पानी की स्पेसिफिक हीट हमने भी बात करी थी, कितनी होती है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि मास यहाँ केजी में बच्चा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, इसे केजी में लेंगे। अब ध्यान देंगे आप इस बात को। हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो आप देखेंगे सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कट गया, केजी से हमारा क्या हो गया, केजी कट गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए हमें, ये जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4200 इंटू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4200 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि इतना जूल हमारा आंसर आ जाएगा। कैलोरी में चेंज करेंगे तो फिर से 4.2 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेज इट्स टेम्परेचर टर्न बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। देखो यहाँ पे कई बच्चे कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना, कई बच्चों का आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने स्पेसिफिक हीट की बात करी थी। पर यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है यूनिट मास का। यहाँ पे पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। 2014 में पूछा गया था, कई बच्चों ने स्पेसिफिक हीट किया होगा डेफिनेटली, लेकिन इसका आंसर होगा थर्मल कैपेसिटी। ये हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे कि थर्मल कैपेसिटी होती क्या चीज है ना। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा बच्चा आजकल आपको सलाह दी जाती है कि आप बार बार स्टीम ले, है ना, गरम गरम स्टीम ले। ऐसा आपको क्यों बोला गया बार बार, आपको ऐसा क्यों नहीं सलाह दी जाती कि बार बार, चलो गर्म पानी पीने की सलाह तो दी जाती है, लेकिन स्टीम पे ज्यादा फोकस है। ऐसा क्या है स्टीम में कि आपको बार बार सलाह दी जाती है कि जब आपको जुकाम लगे तो आप स्टीम ले लीजिए जी। स्टीम के अलग से गोलियां आ जाती मार्केट में, टेबलेट आ जाती हैं जो आप पानी में मिलाने से आप उसको बार बार ले सकते हैं। ऐसा क्या चीज है स्टीम में। दूसरा, कभी कभी आपने रोटी पकाते समय जब आप रोटी को सेकते होंगे तो जब रोटी फूल जाती है, थोड़ा सा अगर फट जाता आपका हाथ बहुत तेजी के साथ जल जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, स्टीम में ऐसा है क्या। तो आज हम जानेंगे कि स्टीम से आदमी जल क्यों जाता है, ऐसा क्या हो जाता है। तो लेटेंट हीट बोला गया है कि हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज और स्टेट। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। आगे मैं यहां पे लिख सकता हूं विद कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा और अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान क्या रहेगा, नियत, तब हम कहेंगे जितनी ऊष्मा उस समय लगी, हम कहेंगे उस पदार्थ की उतनी लेटेंट हीट है। जैसे आपको इस कटोरे में, इस ग्लास में आपको दिखाया गया पानी, है ना, पानी को हमने हीट किया, पानी को इतना हीट किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमने जब पहुंचाया, तब ये किस में कन्वर्ट होने लग गया, स्टीम में कन्वर्ट होने लग गया। तो जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, उस समय इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये आप नोट करें इस पॉइंट को कि ड्यूरिंग द फेज चेंज, है ना, जब भी आपका फेज चेंज होगा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही लेटेंट हीट की खासियत है कि जब भी आपका फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका टेम्परेचर। क्लियर हुई बात। दूसरे को, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये कोई ग्राफ है आपका, वाई एक्सिस में हमें दिखा रखा टेम्परेचर, है ना, और एक्स एक्सिस में हमने हीट को दिखाया। ठीक है।
अब देखो, जब सॉलिड को आपने गर्म किया, सॉलिड को गर्म किया, सॉलिड को गर्म किया, गर्म किया, एक समय आएगा जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा। तो जिस समय आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा ना बच्चा, उस समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये सीधी लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर है। दोबारा जब हमने उस लिक्विड को गर्म किया, और एक दूसरी बात यहां पे लिखी कि जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चलेगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, अब वाटर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, है ना। तो जिस समय वाटर वेपर में चेंज होगा उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा उस समय, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, ये जो सीधी लाइन जा रही है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। और जब वो लिक्विड गैस में चेंज होगा उस अवस्था को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हुई बात। अब आपको यहां दिख रहा होगा फिगर के माध्यम से, ये देखो पानी को हमने गर्म किया, अभी स्टीम बनने लग गया जी। वाटर बॉटल है ना, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप गर्म करेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे 2-3 हम यहाँ पे फैक्ट लिखना चाहेंगे कि जो लेटेंट हीट है, जो लेटेंट हीट है वो आइस के लिए होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। आइस के लिए कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी पर केजी। दूसरी बात, अगर हम वाटर के लिए बात करें, तो होती है 540 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि 1 केजी वाटर को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें 540 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। यही इसके लिए लेटेंट हीट है वाटर के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि स्टीम से इसलिए ज्यादा जलना खतरनाक होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प है, तो किससे जलना ज्यादा खतरनाक होगा, वाष्प से जलना ज्यादा क्या होगा, खतरनाक होगा, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट क्या है, ज्यादा है ना। एक आइस क्यूब को कन्वर्ट होने में 80 किलो कैलोरी हमें देनी पड़ेगी 1 केजी आइस क्यूब को, तब जाके वो पानी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज जो लेटेंट हीट है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। Q बराबर ml। यहाँ पे जो L बता रहा है ये बताएगा लेटेंट हीट, ये L क्या बताएगा, लेटेंट हीट बताएगा। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, Q बराबर एक क्या होगा ml, और एक हमने आपको बताया था कि डेल्टा Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T। आपके एनडीए के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, बल्कि इससे और बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, इसके एप्लीकेशन पूछ देगा। जैसे हमने आपसे बोला था कि जब अवस्था परिवर्तित होगी तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर वेरी करेगा। देखते हैं किस तरीके से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस एज इट रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज बिकॉज, बोला गया कि एक ग्लास ऑफ वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसका टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया है। क्या कारण हो सकता है, और क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम रीड कर लेते हैं कि सबसे पहला हमसे पूछा गया कि वाटर डज नॉट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला गया कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिडिफाई नहीं होगा। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चा, क्योंकि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़े पहुंचेगा, वाटर क्या है, सॉलिड में चेंज होने, आइस में चेंज होने लग जाएगा। दूसरा पूछा गया अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई। तीसरा पूछा गया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द ग्लास। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
कि हो सकता है कुछ हीट किसने ले ली हो, ग्लास ने ले ली हो, है ना। तो वाटर को तो पूरा पूरा कितना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ चीज किसने ले ली, ग्लास ने ले ली, इसलिए वो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप अगर देखना चाहेंगे क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है ना, आपकी बहुत बारीकी से नॉलेज चेक की जा रही है, यहाँ पे कंसंट्रेट होकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज करेक्ट। अब लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है, देखो अगर आप ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अपने आप से थोड़ा सोच सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया लग सके, आपको भी थोड़ा अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, हमें अपनी तैयारी किस तरफ ले जानी है। तो पहला ऑप्शन ले रखा है यहाँ पे कि इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। बोला गया कि गिवन टेम्परेचर फिक्स रहेगी, कई ऑप्शन सही है। नीचे दे रखा है कि दूसरा ऑप्शन सही है, या पहला और तीसरा सही है, या चौथा सही है, या पहला और चौथा सही है। तो बिल्कुल सही है, इसके लिए टेम्परेचर उस समय क्या रहता है, फिक्स रहता है ना। एक टेम्परेचर उस समय क्या रहता था, हमने बोला था टेम्परेचर जब भी अवस्था परिवर्तित होगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। दूसरा बोला गया इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब देखो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड है लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोला गया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बोला गया कि ये दोनों से क्या, दोनों पे निर्भर नहीं करता, ये गलत बात है भाई, क्योंकि लेटेंट हीट में टेम्परेचर का रूल तो है ही। चौथा बोला गया कि इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, यानी कि ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स हमारा पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन 2012 में जो पूछा गया था एनडीए के कि द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये चेंज इन टेम्परेचर दिखा रहा है। व्हेन हीट क्यू वाज गिवन टू सब्सटेंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वही पार्ट बताएगा लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। अब आप देख लीजिए टेम्परेचर कहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, यानी कि जो लाइनें ऐसी दी हुई रहेंगी वो बताएंगी कांस्टेंट टेम्परेचर को। तो आप देखेंगे बीसी क्या बता रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, डीई क्या बता रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि द गिवन फिगर अबव शोन द टेम्परेचर व्हेन द short heating a piece of naphthalene the temperature at the plateau of the curve signify। बोला गया है कि टेम्परेचर क्या सिग्निफाई कर रहा है, यहां पे टेम्परेचर क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर से वही बात आ गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। द टेम्परेचर व्हेन नेफ्थलीन अंडरगो केमिकल चेंज अपॉन हीटिंग। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। 30 सेकंड है आपके पास, आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, ताकि आप कल दोबारा सेशन में इसे डिस्कस कर सकें, है ना। आने वाले सेशन में हम ऐसे ही कई तरीके के क्वेश्चन लाएंगे, इस पे बेस्ड आपके प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं।